जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी लोग हमारे चैनल पे मोस्ट वेलकम है। तो जैसा भाई आप लोगों ने ऑन डिमांड की थी कि सर हमारे को जो इंडियन इकोनॉमी के जो भी 12th क्लास के चैप्टर जो भी 2025 के बोर्ड के एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर आपका जो पेपर में आने वाले हैं उसके सारे के सारे एक बार आप शुरू से करवा दीजिएगा और सारे के सारे जो मतलब लेटेस्ट जो टॉपिक होते हैं उसके बेस पे कराइएगा। तो मैंने आप लोगों की ऑन डिमांड पे क्या था कि भाई पूरी की पूरी जो आपका चैप्टर 1 से लेके और आज हम जो खड़े हैं इस इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर लास्ट पे सारे के सारे चैप्टर को मैंने जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग था उसको बहुत अच्छे से करवा दिया है। अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई कि आप लोग वीडियो देखो, शेयर करो और चैनल को ज़्यादा ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिए। तो आज की वीडियो में हमें क्या शुरू करना है, जो हमारा था भारत, पाकिस्तान का, जो चीन का, तीनों जो कंट्री थी तो उनके बारे में हमें देखना है। बट मैंने इससे पहले का जो फर्स्ट पार्ट था तो वहाँ पर आपको लगभग मैंने जो मेन टॉपिक्स होते थे वो मैंने आपको प्रॉपर बता दिया था कि उनकी जीडीपी मतलब उनकी जीडीपी क्या थी, उन्होंने पंचवर्षीय योजना कब अपनाई थी, और अगर हम बात करते उन्होंने आर्थिक विकास कब सुधार किया था, शुरू किया था। और इसके अलावा तीनों देशों को हमने बताया था कि एक जनांकीय रूपरेखा के रूप में, मानव विकास के रूप में और जीडीपी के रूप में तीनों ने कैसे कैसे फॉर्म मतलब परफॉर्म किया था, और तीनों की जीडीपी वगैरह सारे के सारे जो मतलब उससे डेटा से संबंधित क्वेश्चन से मैंने प्रॉपर आपको वहां पर क्या करा दिया था। तो आज हम बात करेंगे हमारा जो इस वीडियो में क्या करेंगे, इस चैप्टर को पूरी तरह से समेट देंगे। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, तो मैं यार देखो स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट में बता के आया था कि मैं आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा जिसमें हमारा ये रहेगा चाइना से रिलेटेड। ठीक है, चाइना के बारे में जो प्रॉपर जिन्होंने चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए जो प्रोग्राम जितने भी चलाए थे वो सारे के सारे प्रोग्राम को हम एक वीडियो में क्या करेंगे, यहाँ पर कवर करेंगे। तो ये वीडियो वही है जिसके अंदर हम चाइना के बारे में पढ़ेंगे कि चाइना आखिर में हमने देखा था कि दोनों मतलब तीनों जो कंट्री थी आसपास में क्या हुई थी, स्वतंत्र हुई थी, तीनों की पंचवर्षीय योजना लगभग आसपास थी। अगर आर्थिक सुधार की बात करेंगे तो जो चाइना था उन्होंने थोड़ा पहले कर लिया था। ठीक है, तो आखिर में ऐसा क्या हुआ, ऐसा चाइना ने कौन सा कंसेप्ट अपनाया था, ऐसा कौन सा मॉडल अपनाया जिससे चाइना बिल्कुल तेजी से क्या होता है इकोनॉमी को लेके मतलब पूरी दुनिया में वो दूसरे तीसरे नंबर पे इकोनॉमी में आ गया। ठीक है, तो वो सारे के सारे प्रोग्राम हमारे को यहाँ पर देखना। अब इसमें जो रहेगा आपका 6 नंबर के भी क्वेश्चन कवर हो सकता है, इसमें 2 से 3 4 नंबर के भी, क्योंकि जितने भी चाइना में प्रोग्राम थे वो सारे के सारे प्रोग्राम मैं इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, हमारा पहला जो शुरुआत होगी ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिसे हम कहते हैं GLF। क्या होता है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, GLF। ठीक है, अब देखो उनके नाम में क्या था कि हमें ग्रोथ करनी है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ग्रेट लीप फॉरवर्ड मतलब कि बहुत तेजी से क्या करना है, इकोनॉमी को आगे बढ़ाना, इकोनॉमी की ग्रोथ करना, इकोनॉमी का डेवलपमेंट करना। ठीक है, तो उन्होंने क्या प्रोग्राम अपनाया था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। अब इसके बारे में देखते हैं। इसको यार आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक, जैसे मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ ऐसे प्रॉपर आप लोग कॉपी बनाओ और उसको नोट्स बनाओ, उसको मल्टीपल रिवीजन करोगे तो पेपर में आपका बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि सन 1958 में माओ द्वारा चीन की अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करने के लिए इस अभियान को चलाया गया। कि जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड था वो किसके द्वारा चलाया गया था, माओ के द्वारा। जो यहाँ पर पार्टी बनी थी पहले जब चीन स्वतंत्र नहीं था उससे पहले क्या था कि यहाँ पर ये क्या कर दिया गया कि माओ के द्वारा क्या कर दिया गया, यहाँ पर ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या कर दिया, इसको अभियान को शुरुआत की गई थी, चलाया गया था। इसकी डेट याद रखना, पेपर में MCQ के लिए आपको डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो रहा है। दूसरा पॉइंट कि आखिर में जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड था इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, इसका क्या पर्पस था, इसको क्यों बनाया गया, चीन इससे क्या चाहता था। तो इसके 4 ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला अगर हम बात करेंगे, देखो कह रहा है कि तीव्र औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया द्वारा कृषि अर्थव्यवस्था को एक आधुनिक अर्थव्यवस्था में बदलना। ठीक है, चीन ने इस प्रोग्राम को अपनाने से पहले इसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते, इसका पर्पस जो होता उसको डिसाइड कर लिया था। भाई जो हमारा ग्रेट लीप फॉरवर्ड होगा हम क्या करेंगे, इससे तीव्र औद्योगिकरण करेंगे, मतलब तेजी से इंडस्ट्री वगैरह लगाएंगे और उन इंडस्ट्री के थ्रू क्या करेंगे कि जो हमारा कृषि है, कृषि मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका क्या करेंगे, उसका मॉडर्नाइजेशन कर देंगे, मतलब उसका आधुनिकीकरण कर देंगे। ठीक है, मतलब उद्योगों के द्वारा कृषि क्षेत्र का क्या कर देंगे हम, आधुनिकीकरण। किसमें कहा गया था, ये आपका ग्रेट लीप फॉरवर्ड में। दूसरा क्या इसका ऑब्जेक्टिव रखा गया
इसमें क्या कहा गया, इसमें लोगों को अपने घर के पिछवाड़े, मतलब कि जो चाइना में लोग होते, जो ग्रामीण क्षेत्र होता था, तो वहां पर लोगों को क्या कहा गया कि इसके अंदर बताया गया था कि जो लोग होंगे उनको अपने घरों के पिछवाड़े में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, कि लोगों को वहां पर क्या मोटिवेट किया गया कि भाई आपके जो घर है, आपका जो है उसके बैकवर्ड की जो मान लो आसपास की जो खाली जगह होगी, तो वहां पर आप लोग क्या करोगे, वहां पर क्या करोगे, छोटे मोटे जो लघु उद्योग होते हैं, इंडस्ट्री को आप वहां पर क्या लगाओगे। ठीक है, अब इससे क्या होगा, सिंपल बात है, लॉजिक लगा, उनसे रोजगार मिलेगा, उनका बेनिफिट होगा, उनके देश में एग्रीकल्चर के अलावा क्या होगा, एक अदर सोर्स होगा इनकम का। ठीक है, तीसरा क्या ऑब्जेक्टिव रखा गया, कह रहा है कि यहां पर देखो, तीसरा कह रहा है कि लोगों को घरेलू निवेश और आर्थिक समृद्धि के लिए प्रेरित किया गया। अब ये जब ये प्रोग्राम चलाया गया था तो चाइना ने रखा था भाई देखो हमारे देश का विकास तभी होगा जब लोगों का विकास हो, यही इंडिया को भी चीजें मतलब अडॉप्ट करना चाहिए, बट इंडिया में चीजें ऐसे थी, प्रोग्राम था, बट वो प्रॉपर उसको यूटिलाइज नहीं किया गया। तो इन्होंने क्या कहा कि हमें लोगों का अगर विकास करेंगे तो देश का विकास अपने आप होगा। तो लोगों को घरेलू निवेश मतलब कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के लिए और जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या कर दिया, लोगों को यहाँ पर मोटिवेट किया गया, इनकरेज किया गया कि भाई आप जितना हो सके घरेलू निवेश करिए, छोटे छोटे पैसे मतलब अमाउंट को आप इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, जो कहीं ना कहीं देश की ग्रोथ में योगदान देगा। ठीक है, चौथा क्या बताया गया था, वर्ष 2010 में वैश्विक बाजार में चीन सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा। अब ये जो प्रोग्राम अपना था इसका जो चीन के बेनिफिट इतना तगड़ा मिला ना कि 2010 के अंदर जो चाइना था वो, ठीक है, वो निर्यात के मामले में पूरे विश्व बाजार में क्या हो गया, वो निर्यात के मामले में टॉप लेवल पर क्या उभर कर आ गया। ठीक है, कि चाइना के द्वारा क्या होता है दुनिया में मतलब एक काफी बड़ी मात्रा में क्या होता है यहाँ पर चीजों का एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये हमारा क्या था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट प्रोग्राम था। दूसरा प्रोग्राम हम देखते हैं यहाँ पर चाइना के द्वारा क्या अपनाया गया था, क्या अपनाया था, कम्यून पद्धति। ठीक है, कम्यून पद्धति का मतलब क्या होता है, ये भी एक तरह की रिफॉर्म्स की प्रोसेस थी, चाइना को अपने देश की ग्रोथ करवानी थी, इकोनॉमी की ग्रोथ करवानी थी, तो उसके लिए भी इस प्रोग्राम को अपनाया गया। ये प्रोग्राम भी कब अपनाया गया था, 1958 में कम्यून पद्धति को लागू किया गया। अब यहाँ पर क्या कहा गया था कि 1949 में मैंने आपको बताया था जो चीनी था वो क्या गणराज्य, चीनी गणराज्य बनने के बाद, ठीक है, चीनी गणराज्य बनने के बाद जमींदारों से भूमि लेकर परिवारों को दे दिया गया। इस प्रोग्राम में क्या था कि जब चीनी गणराज्य नहीं था तो उससे पहले जो ज्यादा से ज्यादा जो जमीनें होती थी वो किसके अंडर में होती थी, तो वहां के जो जमींदार वगैरह, जो वहां पर साहूकार वगैरह लोग होते थे उनके पास होते। लेकिन इस प्रोग्राम के द्वारा क्या कर दिया, जैसे चीन की स्वतंत्रता उनसे जमींदारों से जमीनों को लेकर उनकी जो परिवार की जमीनें थी उन परिवारों को क्या कर दिया गया, यहाँ पर लौटा दिया गया। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर क्या कहा गया कि संपूर्ण जमीनें सहकारी हो गई और सामूहिक खेती को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, कि जो सारी जमीनें परिवारों को दे दी गई, अब वो परिवारों को क्या कहा गया कि जमीन रहेगी वो सहकारी रहेगी। सहकारी का मतलब क्या होगा, सभी अपनी जमीनें क्या करेंगे, एक साथ कंबाइन करेंगे और उस एक साथ कंबाइन करने के बाद क्या होंगे, वो सामूहिक खेती करेंगे। सामूहिक खेती का मतलब क्या था, पहले किसान क्या होता था, इंडिविजुअल लेवल पे अपनी खेती करता था कि भाई जितना उसको खाना है, जितना अपने परिवार का पालन पोषण करना उसके बेस पे करता था। लेकिन इस प्रोग्राम के द्वारा चीन ने क्या कर दिया कि वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के लोगों को 10-12 लोगों को मिला, ग्रुपिंग करके वहाँ पर उनसे क्या करें, ग्रुपिंग एग्रीकल्चर करवाएगा, मतलब सामूहिक खेती करवाएगी। तो उसी को तरह के यहाँ पर क्या कम्यून पद्धति कहा जाता है। ठीक है, मतलब एक कृषि से बहु फसल प्रणाली और कह सकते हो इस तरह का जैसे हमारे भारत में चलता है, तो उसी को यहाँ पर क्या कम्यून पद्धति कहा गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर, अगला पॉइंट क्या कहता है, चीन में लगभग 26,000, क्या कह रहा हूँ, चीन में आपसे पूछा गया एमसीक्यू में, चीन में लगभग 26,000 कम्यून बने। ठीक है, मतलब कि जो ग्रुपिंग करके लगभग ऐसे कितने बनाए गए थे, 26,000। ठीक, और देश की कृषि मतलब जो भी कृषि लोग करते थे तो उन कृषि क्षेत्र की जनसंख्या में से क्या हुआ, 26,000 कम्यून बनाए गए। ठीक है, जिसके द्वारा क्या हुआ कि चीन में एग्रीकल्चर सेक्टर को भी बहुत ज्यादा क्या हुआ, यहाँ पर ग्रोथ मिली। ठीक है, और लास्ट पॉइंट यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है, सन 1962 में इस अभियान को बंद कर दिया गया। हाँ, ये थोड़ा सा रहा कि यहाँ पर कुछ इसके डिसएडवांटेज देखे गए थे और धीरे धीरे फिर मतलब जब 1958 में आने के बाद मतलब 4 सालों के अंदर क्या कर दिया, फिर इस सिस्टम को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या होता है अभी तक के चीन के 2 प्रोग्राम। हम आगे देखते हैं। तो जैसा कि अभी हमने 2 प्रोग्राम को देखे थे चाइना के द्वारा, तो पहला हमारा क्या था कि अगर हम बात करेंगे जो भी ग्रेट लीप फॉरवर्ड था उसमें क्या क्या बातें कही गई थी, दूसरा जो कम्यून को लेकर वहां पर क्या क्या बातें हुई थी। ठीक है, तो इसके अलावा भी चाइना के द्वारा कुछ और प्रोग्राम्स को भी चलाए गए थे जिससे चाइना की जो इकोनॉमी की डेवलपमेंट थी और जो चाइना की इकोनॉमी की जो ग्रोथ थी वो बहुत रैपिडली हुई थी। तो अब यहाँ पर हमारे को देखना है, चाइना ने कुछ और प्रोग्राम को लॉन्च किया था
तो वो प्रोग्राम क्या है, पहला हमारा कह रहा है महान सर्वहारा क्रांति। ठीक है, महान सर्वहारा क्रांति ये क्या था, इसमें किन बातों को रखा गया था, तो पहले समझते हैं। यहाँ पर कह रहे कि 1965 में माओ ने इस क्रांति का आरंभ किया था कि जो 1965 होता था तो उस समय क्या वहाँ जो माओ की पार्टी होती थी उन्होंने क्या कर दिया था, जो ये महान सर्वहारा क्रांति प्रोग्राम था इसको उन्होंने क्या कर दिया था, इसको लॉन्च किया था। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था कि जो भी विद्यार्थियों और विशेषज्ञों को ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने और अध्ययन करने के लिए भेजा गया। अब यहाँ पर क्या बताया गया था इस प्रोग्राम के थ्रू कि जो भी स्टूडेंट्स होंगे और जो भी विशेषज्ञ वगैरह लोग होंगे तो उनका मेन काम क्या होगा कि वो रूरल एरियाज में जाएंगे। मीन्स कि जो ग्रामीण क्षेत्र होता है वो अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, वहाँ के जो लोग होंगे तो वहाँ के जो लोगों को उस चीज़ के बारे में मतलब गाइड करेंगे कि हाँ भाई बिजनेस से बिजनेस का मॉडल क्या होगा, बिजनेस कैसा होता है, देश की ग्रोथ को कैसे बढ़ाता है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज कैसे होती है। तो ये लोगों को इसलिए वहां पर भेजा गया। अब इनको भेजने के बाद क्या देखा गया कि जो यह चीन में औद्योगिकरण की प्रक्रिया में सहायक करने में भेजे गए थे। कि अब इन्हें क्यों भेजा गया था, ताकि जो चीन हो, चीन के जो शहरी क्षेत्र के साथ साथ क्या हो, जो चीन है उसका ग्रामीण क्षेत्र भी क्या हो, प्रोडक्शन एक्टिविटीज में क्या हो, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, जिससे वहां पर क्या हो, आधुनिकीकरण प्रोसेस शुरू हो। तो ये प्रोग्राम था। आप इसमें 2-3 नंबर के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना। महान सर्वहारा क्रांति क्या थी। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि एक शिशु नीति, वन चाइल्ड पॉलिसी, आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा चाइना के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, सबसे पहले अब इसको देखते हैं। कह रहे कि 1979 में चीन ने एक शिशु नीति अपनाई। ठीक है, ये जो डेट याद रखना, कब, 1979 में चीन के द्वारा क्या होता, वन चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया गया था। ठीक है, जिसमें प्रत्येक दंपति मतलब कि जो भी व्यक्ति होगा, ठीक है, जो भी व्यक्ति होगा को केवल एक बच्चा पैदा करने के अधिकार दिया गया था। कि इस नीति के थ्रू क्या बताया गया कि जो चाइना का कोई भी व्यक्ति होगा उससे क्या होगा, सिर्फ एक बच्चे को पैदा करने का ही अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, ये हो गया। अब फिर इसमें देखो, अब ये नीति से चाइना का बेनिफिट हुआ। ठीक है, क्या हुआ था, इस नीति ने चीन की जनसंख्या वृद्धि दर को सफलतापूर्वक कम कर दिया। अब जब ये चीन ने इस पॉलिसी को अपनाया, जो चीन की जनसंख्या थी बहुत रैपिडली बढ़ रही थी, तो उसको कहीं न कहीं काबू करने में नीति सफल हो गई थी। ठीक है, ऐसा करके। लेकिन इस नीति के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, इस नीति की कुछ कमियां देखी गई। कमियां क्या थी, कह रहे कि 2016 की शुरुआत में इस नीति को समाप्त कर दिया गया। कि सन 2016 में जो होता है इस नीति को पूरी तरह से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया, क्योंकि महिलाओं और पुरुषों की जनसंख्या में काफी अंतर देखा गया था। अब हुआ क्या, सोचो यहाँ पर कि एक बच्चा पैदा कर सकते हैं वहां पर। ठीक है, अब उस केस में क्या होगा, क्या एक बच्चा पैदा होते क्या प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, नहीं भाई, वो बड़ा होगा, कम से कम 20-22-25 साल तक वो अपने पैरों पर खड़ा होगा, तब जाके वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज में आएगा। तब तक तो जो हमारे जो ओल्ड एज के लोग होंगे वो और ओल्ड जाएंगे, तो इससे चाइना की ग्रोथ रुकी। तो कहीं न कहीं इस नीति को बंद करने का जो राज यही था। इसके बाद चाइना ने इस चीज को दोबारा चेंज किया 2016 में, कि अब कोई भी मतलब व्यक्ति होगा, कोई भी दंपत्ति, वो क्या करेगा, सिर्फ वो 2 बच्चे पैदा कर सकता है। एक से क्या हो गया, 2 हो गए। ठीक है, तो ये थी चाइना की जो वन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में। ठीक है, उसके बारे में चाइना का काफी फेमस प्रोग्राम ये भी रहता है, स्पेशल कह रहा है कि आर्थिक विशेष क्षेत्र, ठीक, विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा गया। ठीक, ये भी चाइना के लिए काफी मतलब इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए चाइना में काफी ये हेल्पफुल रहा था। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या कहा गया, देखो, इन क्षेत्रों में सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गई। कि जो चाइना था, चाइना ने अपने कुछ एरियाज को क्या किया, उसको सिलेक्ट किया, ठीक, उसको और फिर वहां पर क्या कर दिया, चाइना ने क्या फिक्स किया कि इस एरिया में क्या होगा कि जो भी प्रोडक्शन होगा वो प्रोडक्शन हम किसको करेंगे, वो फॉरेन्स के लिए करेंगे, मतलब विदेशियों के लिए करेंगे। अब इससे क्या होगा, विदेशी लोग आकर्षित होंगे, तो चाइना में क्या होगा, जो फॉरेन करेंसी होगी, जो चाइना में विदेशी मुद्रा होगी, उसका भंडार क्या होगा, आएगा। तो यहाँ पर इसी का इस क्षेत्र में सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की। शायद चाइना ने ओवरऑल जितनी भी फैसिलिटी होती थी SEZ को दी थी इसमें। ठीक है, अब जिससे विदेशी निवेशकों को चीन में निवेश करने के लिए क्या कर दिया गया, प्रोत्साहित की। जब हम इस सुविधा प्रदान करेंगे, सारी की सारी फैसिलिटी देंगे, तो इससे जो चाइना का जो मतलब बाहर के जो इन्वेस्टर्स होंगे वो चाइना में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या होंगे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। ठीक है, तो ये इसका प्रोग्राम था। इससे देखो बेनिफिट क्या हुआ, आप लिख सकते हो कि चाइना की जो GDP वगैरह थी वो बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी, प्रोडक्शन का लेवल बढ़ने लगा था। इसके अलावा वहां लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो गया था। क्यों, क्योंकि वहां पर चीजें लोगों को काम धंधा मिल रहा था। ठीक है,
एरा। और एक चाइना ने क्या चीज अपनाया था, दोहरी कीमत प्रणाली। अब ये क्या था सिस्टम, देखो इसमें कह रहा है कि किसानों और औद्योगिक इकाइयों को अपना कुछ उत्पादन सरकार द्वारा तय की कीमतों के आधार पर खरीद व बिक्री करनी थी। अब यहाँ पर क्या बताया गया दोहरी कीमत में, कि जो भी उत्पादन यूनिट है, जो भी प्रोडक्शन यूनिट होंगी, जो भी फार्मर्स होंगे, तो उनका सामान जो भी खरीदना बेचना होगा तो उनको पहले तो सरकार के प्राइस के ऊपर काम करना पड़ेगा। मतलब एक सरकार के द्वारा प्राइस डिसाइड किया जाएगा, उस प्राइस पे आप कोई सामान खरीद सकते हो, कोई सामान बेच सकते हो। दूसरा क्या था कि आपको कोई सामान खरीदना या बेचना होगा तो कौन सी होगी, वो मार्केट प्राइस होगी, ठीक है। दूसरा क्या कहा गया, शेष उत्पाद को बाजार की कीमत पर लेन देन की बिक्री की अनुमति दी गई थी। ये हमारा क्या था यहाँ पर, दोहरी कीमत प्रणाली। तो फाइनली भाई अब यहाँ पर क्या होता है हमारा, ठीक है, कि जो इंडियन इकोनॉमी होती है आपकी पूरी की पूरी, जो कंप्लीटली यहाँ पर हमारी अपडेटेड कंटेंट के साथ क्या होता है, वो पूरी फिनिश होती है। बट आपको एक सबसे जो बड़ी अनाउंसमेंट है आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक, क्या आप लोगों को न्यूमेरिकल के लिए क्या प्रॉपर कोई और सीरीज शुरू करना चाहिए। जितने भी आपके न्यूमेरिकल के चैप्टर है सिर्फ उसमें न्यूमेरिकली करवाऊँ, ऐसा अगर है आप चाहते हो तो आप सारे बच्चे क्या करो, कमेंट करो। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे, ठीक, अगर 100 कमेंट होते हैं, ठीक, अगर 100 कमेंट होते हैं, समझो फिर आप लोगों के लिए वीडियो क्या होगी, पक्का आना शुरू हो जाएगी। और वो नहीं, इस वीडियो के बाद अगली आपकी 1-2 दिन छोड़ के अगली वीडियो आपको मिल जाएगी। बस आप लोग जितना हो सके इसको शेयर करो और वीडियो को दो, बच्चे देखें, और वहां पर क्या हो, सब बच्चे कमेंट करें कि हाँ सर हमारे को बहुत ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट है कि आप कोई ऐसी सीरीज लाओ जिसमें सिर्फ हम न्यूमेरिकली क्या करें, चैप्टर के नेशनल इनकम हो गया, ADAS हो गया, इसके अलावा जो भी और आपके बजट वगैरह के चैप्टर हो गए, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आप वहाँ कवर करवा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली सबसे जो खुशी की बात होती है कि यार अब हमारा क्या होता है, इंडियन इकोनॉमी भी हमने इस वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। तो यार अब शेयर वगैरह करने की जिम्मेदारी आप लोगों की होती है। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।